बच्चों हम लोग कंबाइंड मोशन का एनएलएम टाइप के क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया था। दूसरे पार्ट में हम लोग सिंगल ब्लॉक में ही उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे मान लो 2 ब्लॉक सिस्टम में आपको ऐसा एक क्वेश्चन और पूछ लूँ मैं, जैसे कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस और बन जाए। मान लो बच्चों ये डिस्क है, मास 1 kg, रेडियस 2 मीटर। ये डिस्क एक दूसरे डिस्क से कनेक्टेड है जिसका सेंटर से r/4 सेंटीमीटर ऊपर कनेक्टेड है। रेडियस 4 मीटर, मास 1 kg डिस्क है। और इसके साथ यहाँ पे एक रिंग है, मास 1 kg, रेडियस 1 मीटर, यहाँ से कनेक्टेड है। द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन। फाइंड ऑल टेंशन एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, सारे स्ट्रिंग में मुझे टेंशन बताना है और एक्सेलरेशन बताना है, तो ठीक है बच्चों बता लेते हैं। एफबीडी प्रॉपरली बना लो, बस हो जाएगा। देखो इधर टेंशन मान लो T1, ये T1 हो गया। इसमें मान लो आप T2 लग रहा है, T2 और T2 प्योर रोलिंग हो रहा है। कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग आपको हमेशा याद रखना, प्योर रोलिंग बात कर ही रहा है। प्योर रोलिंग बोलते ही समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे आप इसको अल्फा मानोगे, α1 एक्सेलरेशन A1, और इसको α2, इसको आप A2 मानोगे और α3 मानोगे। A3 बोल दो नाम के लिए, A3। तो बच्चों अब आप जरा खुद ही बता दो। तो इसके लिए कंडीशन प्योर रूलिंग का पहला कंडीशन, इसके लिए प्योर रूलिंग का, तो A1 = 4α1 पहला इक्वेशन। यहाँ पे बताओगे तो ये स्ट्रिंग का टेंशन मुझे बताओ। देखो ध्यान समझो, इसके स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन जो होगा वही इस रिंग का होना चाहिए। रिंग के हिसाब से इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा, रिंग के हिसाब से देखा जाए तो उस पॉइंट का एक्सेलरेशन हो जाएगा A3 - α3। और जो कि ईमानदारी से इस डायरेक्शन में होना कितना चाहिए, इस डिस्क से देख लेते हैं, क्योंकि ये पूरा सेम होना चाहिए। यहाँ से देखोगे तो यहाँ से अपने को पता चल जाएगा A1 + r/4 की वैल्यू 1, α1। अच्छा यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी तो प्योर रोलिंग होना चाहिए, 2α2 = 2α2। ये सब बराबर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से सब बराबर होने चाहिए। और उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन देखोगे तो इस पे कितना लग रहा है, वेट इसका mg, फ्रिक्शन मान सकते हैं Fr। इसके लिए इक्वेशन पहले लिखो, T1 - Fr = m1 है A1। चौथा इक्वेशन हम बोल सकते हैं टॉर्क का। तो टॉर्क बेटा देने के लिए T1 भी है, T1 × 1, r/4 की वैल्यू 1 + Fr × 4 = mr² 16/2, 8 α1। इसके लिए बोलो पांचवा इक्वेशन। इसके लिए टॉर्क का इक्वेशन लिखना पड़ेगा, T1 इधर है, T2 इधर है, T2 ही रोटेट करा रहा है। 2T2 - 2T1 = देखो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर ही होते हैं। सेंटर से देखोगे टेंजेंट डायरेक्शन में है, टेंजेंट डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता ही है। 2T2 - 2T1 = I की वैल्यू mr², 2 α2। सिक्स्थ इक्वेशन इसके लिए बोलो तो mg
m की वैल्यू देखो कितना है 1, g की वैल्यू 10, 10 माइनस T2 इक्वल टू A3। सेवेंथ इसके लिए लिख लो टॉर्क का इक्वेशन, टॉर्क का इक्वेशन लिखोगे तो कितना बन जाएगा, टी इस डायरेक्शन घुमाने के लिए ये तो रिस्पॉन्सिबल है नहीं, बस यही है, T2 इंटू टू 1, 1 इंटू T2 इक्वल टू MR स्क्वायर 1 अल्फा 3। तो बच्चों ये रहा आपका पूरी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सारे इक्वेशन। अब आपको अननोन देखो ना, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, दो इक्वेशन देखो यहाँ से, एक इससे 2 3 और 5, ये 4 5 6 7 8 इक्वेशन है। और अगर आप खुद से, हमें लग रहा है आपको कर लेना चाहिए, अदरवाइज मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा। बस मैं इस इक्वेशन को बना के छोड़ दे रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। इसका आंसर आप निकाल लेंगे बहुत आसानी से, ज़्यादा टफ है नहीं वैसे। अरे यार करना ही क्या है, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ ज़्यादा करना वाला है नहीं, सब आसानी से हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। तो मेरे हिसाब से तो आप लोग कर ही लेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे। तो यहाँ से तो आप देखो, पहले तीसरे और चौथे से आप देख लोगे तो तीसरे चौथे से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। तीसरे और चौथे से, तीसरे और चौथे को अगर मैं डिफरेंस देख लो, इक्वेशन 3 माइनस 4 कर दो, तो 3 माइनस 4 करोगे, नहीं 4 माइनस 3 कर दो, 4 माइनस इक्वेशन 3, 4 माइनस 3 करोगे तो आ जाएगा 4, तो 5 इज इक्वल टू 8 अल्फा 1 को हम लोग लिख सकते हैं 2A1, 2A1 माइनस A1, FR की वैल्यू A1 आ गया, ठीक है, A1/5। तो T1 की वैल्यू जो हो जाएगा, T1 की वैल्यू हो जाएगा A1 प्लस A1/5, 6 A1/5, T1 की वैल्यू हो गया। FR इन टर्म्स ऑफ A1 लिख लिया मैंने, T1 इन टर्म्स ऑफ A1 लिख लिया, और टी अल्फा 1 A1 में तो रिलेशन पता ही है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 अल्फा 1। ध्यान से देखोगे तो टी अल्फा 2 की वैल्यू भी अल्फा 1 के टर्म्स में लिखा सकता है, सारे टर्म्स लिख लोगे और बाकी सिंप्लीफाई कर लो आप लोग, ठीक है ना। और इसका आंसर अगले वीडियो लेक्चर में हम अपलोड कर देंगे आंसर। तो बच्चों ये रहा अपना कुछ क्वेश्चन जो कि आप लोग करने के लिए था। इसी सीक्वेंस में ऐसे एनएलएम के काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कि मान लो मैं आपको ये दे दूँ, ये एक डिस्क है विच इज रोटेटिंग विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा नॉट, ठीक है। और इसके म्यू नॉट है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट यहाँ पे भी म्यू नॉट है, टाइम ये t इक्वल टू 0 है, डिस्क है, मास एम रेडियस है। फाइंड टाइम व्हेन डिस्क कम्स टू रेस्ट, ठीक है। कब रेस्ट में आएगा तो देख लेते हैं बच्चों। तो पहले एफबीडी बना लो, तो एफबीडी बनाओगे तो देखो, एक तो समझ में आता है कि ये पॉइंट नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन इस पे ऊपर लगेगा, और इस पे इससे लगने वाला नॉर्मल एक्शन हम मान लें N1, नीचे से लगने वाला नॉर्मल एक्शन N2,
ठीक है, और इसका वेट मान लेते हैं mg। इधर की तरफ ये वाला इधर जाएगा, फ्रिक्शन इस पे लगेगा इधर की तरफ, F2 F1। F1 की वैल्यू दिख रहा है मुझे म्यू नॉट N1, F2 की वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट N2। तो अब इसको देखा जाए तो नेट फोर्स तो जीरो ही है, नेट फोर्स जीरो करोगे तो N2 प्लस म्यू नॉट N1 इज इक्वल टू mg, और हॉरिजॉन्टल में देखोगे तो F2 इज इक्वल टू N1। F2 को बोल सकते हैं म्यू नॉट N2 इज इक्वल टू N1। तो मेरे ख्याल से आप लोग N1 की जगह म्यू नॉट N2 रख दो। अगर मैं N2 प्लस म्यू नॉट स्क्वायर N2 इज इक्वल टू mg, N2 की वैल्यू आ जाएगा mg अपॉन 1 प्लस म्यू नॉट स्क्वायर, और N1 की वैल्यू भी आ जाएगा म्यू नॉट mg अपॉन 1 प्लस म्यू नॉट स्क्वायर। तो देखो बेटा, ये नीचे यहाँ तक बात हो गई है, म्यू नॉट mg अपॉन 1 प्लस म्यू नॉट स्क्वायर, यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया। अब बात करनी है कितना समय लगेगा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन हमें निकालना पड़ेगा। एंगुलर एक्सेलरेशन तो हमें टॉर्क सेंटर ऑफ मास के ओर देखो, तो टॉर्क देखने वाला F1 म्यू नॉट N1, टॉर्क म्यू नॉट N1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, N1 की जगह ये म्यू नॉट mg अपॉन 1 प्लस म्यू नॉट स्क्वायर, म्यू नॉट इंटू r, ये टॉर्क देगा और यह भी देगा म्यू नॉट N2 प्लस म्यू नॉट N2 की जगह लिख सकते हैं हम लोग mg अपॉन 1 प्लस म्यू नॉट स्क्वायर, ठीक है, और इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा। आई की वैल्यू बेटा हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। तो ये वाला ऊपर वाला पार्ट देख रहे हो, तो ये म्यू नॉट स्क्वायर mg कॉमन कर ले, तो ये तो हमें लग रहा है mg r आ गया ऊपर, एक अल्फा की वैल्यू आ गया g अपॉन 2g बाई r। देख लीजिए, शायद मुझे लग रहा है यही बन रहा है। F1 की वैल्यू बच्चों देख लो, तो F1 की वैल्यू यही बन रहा है, हमें लग रहा है म्यू नॉट, और इसी सीक्वेंस में अगर हम लोग आगे बढ़े तो टाउ अल्फा पता है अपने को, अल्फा पता है, तो कितने सब इनिशियल ओमेगा नॉट पता है, तो ओमेगा नॉट इक्वल टू अल्फा टी, तो यहाँ से आ जाएगा टाइम, इतने से नंबर रुक जाएगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन को करना होगा तो हम लोग कर लेंगे। ये तो बच्चों रहा क्वेश्चन जो कि हम लोग एलिमेंट्री लेवल के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, थोड़ा सा एडवांस भी है, जो कि हम लोग ये लगभग क्वेश्चन इस टाइप को करना सीख गए हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिलेंगे तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना। अब हम जैसे इसी सीक्वेंस में एक क्वेश्चन और करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है वो, एग्जांपल एक और उठाते हैं कि मान लो एक रॉड है, और ये ग्राउंड पे यहाँ पे हिंज है, यहाँ से इससे कांटेक्ट में एक ब्लॉक है, स्मूथ सरफेस है, इसका मास कैपिटल एम, इसका मास स्मॉल एम, लेंथ एल, एट टी इक्वल टू 0 ये एंगल थीटा, रॉड इज वर्टिकल एंड
in contact with the block, a slight jerk is given such that block starts moving, and rod starts rotating. At certain instant when theta is equal to 30 degree, there is no contact, between block and rod. Find M/m velocity and acceleration and normal reaction at this instant. इस इंस्टेंट पे आपको ये सब कुछ बताना है बच्चों, ठीक है ना। तो करते हैं, इस इंस्टेंट की बात करना है अपने को। तो देखो, जब ये ऐसे मूव करने लगेगा जिस समय 30 डिग्री पाथ है, उस समय कह रहा है इन दोनों के बीच नॉर्मल रिएक्शन 0 है। तो बना लेते हैं उसी डायग्राम को सीधा, बीडी सीधा वहीं पे चल के बनाते हैं हम लोग। ये रॉड को हम ऐसा कर दें कि रॉड के साथ ये ब्लॉक जो है, ये रॉड है, ये 30 डिग्री है, और ये नॉर्मल रिएक्शन 0 है। ये नॉर्मल रिएक्शन अगर 0 है, देखिएगा तो ये तो mg लगेगा, स्मॉल mg, ठीक है। ये स्मॉल mg लग रहा है, और ये इसका एक्सेलरेशन मान लो a1 है, ये a1 से उस मोमेंट पे चल रहा है मान लो, ठीक है ना। और बच्चों, तब इस लॉजिक से उस मोमेंट पे मान लो इसका एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा मान लो, उस मोमेंट पे हम यह भी मान सकते हैं कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और एंगुलर एक्सेलरेशन अगर अल्फा है, उस लॉजिक के हिसाब से अगर चलना चाहें, तो उस लॉजिक के हिसाब से हम लोग बात करना चाहें, तो उस लॉजिक से कैसे करना पड़ेगा, जैसे कि यह कर सकते हैं हम लोग, इसका वेलोसिटी भी मान लो, चलो एक मिनट के लिए पहले तो अभी वेलोसिटी मान लो, v1 है। इस रॉड का एफबीडी बनाओ पहले, तो रॉड का एफबीडी देखो, तो रॉड के एफबीडी में हम अगर ये 30 तो ये 60, mg√3/2 अंदर की तरफ हो जाएगा mg/2, और along द रॉड n1 मान लें, इस डायरेक्शन में n2 मान लें, ठीक है। और चूंकि इस जगह कांटेक्ट, इस पॉइंट का हम बात करें, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना है, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन नेट फोर्स, ये कांटेक्ट फोर्स की वजह से ही तो चलता है। ये क्यों मूव कर रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन की वजह से मूव कर रहा है। इसका इस समय एक्सेलरेशन क्या हो जाना चाहिए, एक्सेलरेशन शुड बी 0। इसका रॉड का तो रहेगा ही, रॉड का एक्सेलरेशन पूछा है या नहीं, और वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, ये वेलोसिटी किसका, ब्लॉक का पूछा है, एक्सेलरेशन रॉड का।
क्योंकि उस मोमेंट रॉड पे एक मात्र फोर्स एन लग रहा है जो कि 0 है, और इस पे भी एक मात्र फोर्स एन ही लग रहा होगा। ये कांटेक्ट फोर्स एक ही तो है बेटा, बस जो रॉड पे लगने वाला। और ये अगर 0 हो जाएगा, फ्रिक्शन है नहीं, और ये 0 हो जाए तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगेगा, ये बात क्लियर हो जाने के बाद ये नॉर्मल एक्शन 0 कर देने का तात्पर्य हुआ कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में इसका अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इस पॉइंट का भी, रॉड का भी इस पॉइंट का इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। तो रॉड का जरा इस पॉइंट का इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 कर लेते हैं। पहले रॉड के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन लिखना होगा, तो हम लोग लिखेंगे इस डायरेक्शन में एल अल्फा AT इसके परपेंडिकुलर, और एक होगा ओमेगा स्क्वायर R ओमेगा स्क्वायर L। ध्यान से देखो कि तो अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इसके परपेंडिकुलर ये 30 डिग्री है। ये अगर 30 डिग्री बना रहा है तो आप मुझे बताओ, ये 30 है तो ये 60 होगा, ठीक है ना। इसके परपेंडिकुलर की बात करें, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें पता है एल अल्फा है ये, और इस डायरेक्शन में ओमेगा स्क्वायर एल है, ठीक है ना। ये तो दोनों को दोनों ही अपने पता ही है, ये दोनों हम यहीं पे बना लेते हैं। तो ये अगर 30 डिग्री है बेटा, तो ये पूरा 60 है, इस पे 90 जाने का मतलब है 90 जाने का, इस पे 90 डिग्री होने का मतलब है कि आप इससे 90 डिग्री, तो ये 60 है, ये 30 होगा, तो ये 60 हो जाएगा। और अगर ये 60 है और ये भी 30 है, ये 30 होने का मतलब है इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन इधर डायरेक्शन का हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल कॉस 30 मतलब √3/2 इज इक्वल टू, इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा एल अल्फा कॉस 60 L/2। तो ये इससे कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर √3। एक रिलेशन तो ये मिल गया, अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर √3 हो जाएगा। दूसरा रिलेशन भाई साहब आपको नॉर्मल एक्शन, चूंकि इस डायरेक्शन में बराबर 0 होगा ना। पहला रिलेशन ध्यान से देखो, तो एल अल्फा कॉस 60 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर R साइन कॉस 30। तो ये वाली बात। और दूसरा इसके लिए हम लोग बात करें, एक ये रिलेशन ये हो गया, एक वर्क पावर एनर्जी का रिलेशन। तो देखो तो ध्यान से, वर्क करने वाला एकमात्र फोर्स ग्रेविटी है, जो कि सेंटर ऑफ मास कहाँ कितना आया है, ये L/2 ही तो नीचे आया है, ये L/4 ही तो नीचे आया है। पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा वर्क एनर्जी mgL/4 इक्वल टू, इसके पास काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ कैपिटल M v1 स्क्वायर प्लस इस रॉड के पास प्योर रोटेशन होगा, तो हाफ mL स्क्वायर बाई 3 ओमेगा स्क्वायर। तो ये तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 mgL इज इक्वल टू 6 mv1 स्क्वायर प्लस 2 mL स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 हो गया ये। अब यहीं पे मैं एक काम कर लूँ, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर L/2 AR होगा, और AT इधर होगा L अल्फा बाई 2, नहीं L अल्फा बाई 2, हाँ ठीक है AT। भाई साहब इस पॉइंट के बाद टॉर्क बताइए क्या है, तो टॉर्क देने वाला एकमात्र फोर्स है ये, तो mg√3/2 L/2 इज इक्वल टू I mL स्क्वायर बाई 3 अल्फा। तो ये तो बन जाता है अल्फा की वैल्यू g 3√3g/4 L। इक्वेशन नंबर 3 बन गया। ये तो बन गया अपना क्या,
ये बन गया बच्चों इक्वेशन नंबर 3। और हमें देखा जाए तो कोई और इक्वेशन बनाने की बात करें, टॉर्क का इक्वेशन ये हो गया। बाकी 2 इक्वेशन हम और बना सकते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की बात करें तो देखो अल्फा अगर आपको आ गया तो ओमेगा स्क्वायर भी मुझे दिख रहा है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 आप देख सकते हो ओमेगा स्क्वायर √3/2 अल्फा की जगह इक्वल टू 3√3g/4l इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर √3। तो मुझे लग रहा है ये √3 से ये √3 का कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू आ गया g3g√3g/2। ओमेगा की वैल्यू आ गया आपके लिए, देखो ओमेगा आ गया, अल्फा आ गया, ठीक है, ओमेगा भी आ गया और अल्फा भी आ गया। और चूंकि आप खुद मुझे बताइए अगर ओमेगा इधर है तो एल ओमेगा ये होगा वेलोसिटी इस पॉइंट का वेलोसिटी अलोंग द नॉर्मल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वही तो इसका भी वेलोसिटी होगा, क्योंकि कांटेक्ट पॉइंट का है ना। कंस्ट्रेंट वेज कंस्ट्रेंट लगा दे अगर हम इस डायरेक्शन में, तो ये अगर थीटा है 30 डिग्री तो ये 60 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री, तो एल ओमेगा/2। तो ब्लॉक का वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक हो जाएगा एल ओमेगा/2। तो एल ओमेगा/2, हाँ ठीक है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगा एल ओमेगा/2। एल की वैल्यू L/2 ओमेगा आपको पता है √3g/2। देख लीजिएगा एल ओमेगा/2 √3g/2। तो बच्चों ये तो रहा अपना आंसर जिसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से आप अल्फा निकाल चुके हो, यहाँ से ओमेगा निकाल चुके हो, यहाँ से वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक निकाल चुके हो। थोड़ा सा हम इरेज कर दें इस पार्ट को, तो हम अल्फा यहाँ पे लिख लेते हैं और वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आप ओमेगा लिख ही चुके हो √3g/2। इन दोनों का हेल्प से हम अभी करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा पार्ट हम इरेज कर दें अगर, तो ये वैल्यू ले जाके यहाँ पे रख दो। अगर v1 अभी निकाला है हम लोगों ने, एल ओमेगा/2 है, तो v1 स्क्वायर ओमेगा के टर्म्स में पता ही है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, mgl इज इक्वल टू 6 कैपिटल M। v1 की जगह क्या लिख दोगे, एल ओमेगा/2, एल ओमेगा/2 का होल स्क्वायर प्लस 2m एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 6, ये 4 हो जाएगा नीचे, तो 6/4 की वैल्यू 3/2m एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा 3g/4। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा 3g/4 प्लस 2m एल स्क्वायर 3g/4। तो बच्चों देखो ये जो बना इधर वाला पार्ट, इसको हम इधर ला दें अगर, तो इधर ला दोगे तो 3g/2 हो जाएगा, ठीक है। ये ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू में थोड़ा सा हमें लग रहा है कि ये जो पार्ट था, हाँ यहाँ पे शायद ये डायमेंशन से थोड़ा मिसमैच हो रहा था, ओमेगा √3/gl था, हाँ। तो ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू एल स्क्वायर में ये कट जाएगा, ये भी एल स्क्वायर है, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से बना है 3mgl/2 3mgl/2। तो ये पूरा का पूरा अंडर रूट में ही है अपना 3mgl/2। अगर हम करेंगे 3mgl/2 इधर है, तो इधर बचेगा 3/2 mgl इज इक्वल टू, इधर तो बचा है
एक एल ओमेगा, ओमेगा को हम लोगों ने रख दिया 3g/4, ये वैल्यू हो गया 9/8 एम जी एल। जी एल से जी एल कट जाएगा तो ये 3 हो जाएगा और ये 4। तो मुझे लग रहा है m/m की वैल्यू हो गया 4/3। देखो बच्चों, ये वैल्यू आ गया m/m की वैल्यू तो 4/3 आ गया, ठीक है ना। m/m की वैल्यू आ गया, बाकी सारे पार्ट हो गए आपके। सारे के सारे पार्ट हम लोगों ने कर लिया, m/m की भी वैल्यू निकाली लिया, और बाकी बचा हुआ पार्ट इस पे नॉर्मल रिएक्शन लिखना है तो ये आप खुद से करिएगा। मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, ट्रांसलेटरी इक्वेशन। देखो इस डायरेक्शन में इक्वेशन नेट फोर्स कितना हो रहा है, टेंजेंशियल डायरेक्शन है, mg√3/2 माइनस n1 इज इक्वल टू m l अल्फा/2। पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन इस डायरेक्शन में n2 प्लस mg/2 इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर l/2। ये दो इक्वेशन से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ओमेगा भी पता है, अल्फा भी पता है। n1 n2 आ जाएगा, तो √n1² प्लस n2² करके आप निकाल लेंगे, ठीक है ना बच्चों। ये रहा आपका ये क्वेश्चन जो हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं आगे कि इसी में एक कटिंग ऑफ स्ट्रिंग के क्वेश्चन कुछ बनते हैं। जैसे जैसे कटिंग ऑफ स्ट्रिंग, तो एक क्वेश्चन जैसे मान लो मैं आपको दे दूं कि एक ब्लॉक है, देखो जैसे स्क्वायर ब्लॉक ही ले लो, ये एक, ये लेंथ l है, ये लेंथ l है, ये सब इक्विलिब्रियम में है। इसको मैं कट कर दूं। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ प्लेट जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। ठीक है, मास एंड लेंथ एल है। तो ऐसा प्रॉब्लम आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, जैसे ही आप कट कर दोगे इसको तो क्या हो जाएगा, एलबीडी देखोगे तो इसको जैसे ही आपने कट कर दिया तो एकमात्र टेंशन टी रहेगा, इधर का तो जीरो हो जाएगा, इसका वेट mg लगेगा। यही दो फोर्स लगेंगे, दो फोर्स लगेगा तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन देखो तो एक तो पक्का है, इधरी डायरेक्शन में ए होगा और ये अल्फा से रोटेट भी करेगा सेंटर ऑफ मास। तो इक्वेशन नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हो वैसे ही करो। तो पहला इक्वेशन लीनियर इक्वेशन लिख लो, mg माइनस टी इक्वल टू ma। दूसरा रोटेशनल इक्वेशन लिखोगे तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखोगे तो इसका तो टॉर्क नहीं मिलेगा, इसका मिलेगा, तो ये l/2 है। टी l/2 इक्वल टू आई की वैल्यू सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना हो जाएगा भाई, ml²/12 प्लस ml²/12, ml²/6 अल्फा। तीसरा कंस्ट्रेंट वाला क्वेश्चन वही कि हमें एक बात पता है कि मैं इस पॉइंट ए की बात करूं, इस पॉइंट ए की बात करूं तो पक्की बात है ये स्ट्रिंग के अलोंग है, तो एक्सेलरेशन इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। इसके सारे पॉइंट क्या होंगे, एक्सेलरेशन जीरो होंगे, सबके जीरो होंगे, सारे पॉइंट्स का एक्सेलरेशन जीरो होंगे। सबके एक्सेलरेशन अगर हमें जीरो करना है तो क्या करेंगे, इसको देखो ये 45 डिग्री होगा, ये l/2, ये भी l/2, ये l/2, ये भी l/2, ये 45 डिग्री। तो बच्चों इस पॉइंट के अबाउट इसका एक्सेलरेशन आप लिखोगे l/√2 इंटू अल्फा
और इसका लीनियर एक्सेलरेशन इस पॉइंट का देखोगे तो दोनों ही एक्सेलरेशन हमें पता चल गया ए, तो ये 45 डिग्री, तो दरअसल इसके अलाउ एक्सेलरेशन जीरो करना है ना। इधर आपने क्या देखा, ऐसे देखा ना, इधर L/√2 अल्फा है और इधर का एक्सेलरेशन ए है, तो इसका ये कंपोनेंट वर्टिकल में जीरो करना है, L∝/2 इज इक्वल टू ए। तीन इक्वेशन बन गया, तीनों को सॉल्व करना आपका काम है। यहाँ से देखोगे तो T इक्वल टू एम L∝/3, L∝ को 2a लिख सकता हूँ मैं, 2ma/3, और यहाँ से रख दो T की जगह 2ma/3, तो यहाँ से mg इज इक्वल टू ma + 2/3ma, m से m कैंसिल, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो 5/3 a इक्वल टू g, तो a इक्वल टू हो जाएगा 3g/5। बाकी पार्ट आप खुद ही कर लेंगे। और टेंशन फोर्स पूछा जाए तो टेंशन फोर्स 3/5 × 2/3 यानी 2/5 mg। ठीक है, तो बच्चों ये रहा अपने कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि हम लोग कर सकते हैं।